कांग्रेस के टाइम पे समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में शासन की थी, मैं आपको समाजवादी पार्टी की बात बताता हूँ। आज जो हल्ला कर रहे हैं ये, पहले पेपर लीक भी होते थे, रद्द नहीं होते थे, भर्ती नियुक्तियां हो जाती थी, ये अपने लोगों की नियुक्तियां कर देते थे। आज देखिए, आज सबसे बड़ी बात ये है, पेपर लीक की जैसे खबर आती है सरकार पेपर रद्द करती है। लगी हुई थी उस समय, और भी इमरजेंसी किस लिए लगाई गई थी आप पता करिए, कोई देश के हित के लिए नहीं लगाई गई थी। ये चुनाव अपना प्रयागराज से हार गई थी इंदिरा गांधी जी। आपको अगर कोर्ट पे भरोसा होता तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती। हाई कोर्ट ने आपका निर्वाचन रद्द कर दिया, लेकिन आपको तो खुद सुप्रीम कोर्ट उस पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पे नहीं भरोसा, संविधान पे। तो आज राहुल गांधी उन्हीं के पोते हो गए, ये संविधान क्या गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। ये बीजेपी से क्यों नफरत करते हैं? विकास और रोजगार इनका मुद्दा नहीं है। ये इनके जो इनके नापाक इरादे हैं ना, ये फल फूल नहीं पाएंगे, इसलिए बीजेपी से नफरत करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने जहां पे इनके लिए सबसे ज्यादा विकास किया था ना, उस बूथ पे इनको एक वोट नहीं मिला है। कांग्रेस की नीति ही रही है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। मैं तो साफ कहता हूं, अगर कोई जिसको जानकारी ना हो अध्ययन कर ले इनकी नीतियों को। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया मैं बता दूं, रेलवे और सेना के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, तो वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? कोई हिंदू संगठन बताइए आप। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं ना, ये देश सेकुलर इसलिए है कि हिंदू से शुरू हैं। अगर ये देश इस्लाम, इसमें 60% मुस्लिम होते ना, तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता। ये देश सेकुलर इसलिए है कि हिंदू जो है शांति प्रिय है, पूरी दुनिया में माना जाता है कि हिंदू सत्य अहिंसा पे चलने वाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। दोस्तों, आप सबने पार्लियामेंट के वीडियो देख रहे होंगे। आजकल पिछले 3 दिनों से लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है संसद में, कभी नीट का तो कभी इमरजेंसी को लेकर के। एक आपने वीडियो देखा होगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो इमरजेंसी लगाई तो संविधान बचाने की बात कृपया ना करें। ये बयान था कांग्रेस पार्टी के लिए। ऊपर से कहा जा रहा है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा कब होगा, रद्द कब होगा, क्योंकि सीबीआई की जांच बैठ चुकी है और जांच हो रही। अब हम जनता से जानेंगे क्या इस विपक्ष से जनता खुश है, जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना मजबूत विपक्ष हो जाने से सरकार कोई काम भी नहीं कर पाएगी और हमने काम करने के लिए सरकार को चुना है। तो काम होगा या नहीं होगा, अब जनता बताएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। आपने द्रौपदी मुर्मू का आज का अभिभाषण सुना होगा। उसमें नीट की बात कर रही हो, इमरजेंसी की बात कर रही हैं और करीब करीब आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार के ऊपर भी बात उन्होंने किया। क्या आप इस विषय पर क्या सोचते हैं इस तरीके से? देखिए, जो मोदी सरकार का पिछला कार्यकाल रहा 2014 से 19 से 24, इसमें लगभग इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के जितने वादे थे 90% वादे पूरे किए। चाहे वो अविश्वसनीय लगने वाला अनुच्छेद 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनवाना हो, चाहे इनके जितने भी प्रोजेक्ट हों, जैसे ये तमाम लोगों के खाते खुलवाने, जो कभी आज़ादी के बाद लोगों के खाते नहीं खुले थे, करोड़ों शौचालय बनाना, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को योजनाएं वो गैस कनेक्शन प्रदान करना, आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को जोड़ना। देखिए, ये ऐसे काम हैं जो जन कल्याणी काम हैं। देखिए, रही बात पेपर लीक का, भी ने आप विषय उठाया आपने जो है। देखिए नीट का पेपर लीक हो, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर लीक हो, देखिए पेपर लीक एक संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि विद्यार्थी साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करके जो एग्जाम देने जाता है, ये कोई भी सरकार हो, देखिए पेपर लीक को जो है, इनको कोई भी कानून बना के या फिर टास्क फोर्स बना के इनको जरूर रोकना चाहिए। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं सर। सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर। देखिए, पेपर लीक होने का जो विषय है, ये इसका स्लीपर सेल आज से नहीं बना हुआ है, ये 20 साल से बना हुआ है। पहले कांग्रेस के टाइम पे समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में शासन की थी, मैं आपको समाजवादी पार्टी की बात बताता हूँ। आज जो हल्ला कर रहे हैं ये, पहले पेपर लीक भी होते थे, रद्द नहीं होते थे, भर्ती नियुक्तियां हो जाती थी, ये अपने लोगों की नियुक्तियां कर देते थे। आज देखिए, आज सबसे बड़ी बात ये है, पेपर लीक की जैसे खबर आती है सरकार पेपर रद्द करती है। इसमें नीट का नहीं हुआ सर अब तक। देखिए, जांच चल रही है, अभी आप देखिए, भरोसा रखिए, जब जांच चल रही हो ना, तो आपको जांच पूरी हो जाने के बाद बोलना चाहिए। देखिए, होता क्या, कभी कभार ऐसे भी होता, आपने अभी सुना होगा राम मंदिर के बारे में कितनी अफवाह उड़ाई गई कि राम मंदिर टूट रहा है, ये छत टपक रही। बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो सब खबरें फेक निकली। आज विपक्ष देखिए क्या है ना, लगातार 3 बार मेहनत करके इसने उत्तर प्रदेश में लोगों को जातियों में बांट के 1 लाख रुपए का बांड भरवा के झूठा, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में ये लोग तो अपनी सीटें ठीक ठाक लाए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। आज ये लोग पता है बहुत तरीके से जले हुए हैं अंदर से। ये क्या कर रहे हैं, झूठे झूठे अफवाहें आज भी फैला रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इसी कैमरे के आपके सामने, ये सरकार 5 साल पुरजोर तरीके से, जैसे जिस हाल में वो चल रही थी ना, जिस मजबूती से फैसले लेती थी, सब कुछ वही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं। आपने मंत्रिमंडल में जैसा देखा, मोदी सरकार जो टॉप प्रोटोकॉल के पोस्ट थे उसमें वो झुकी नहीं है। गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि स्पीकर में भी ये नहीं झुकी। अपना ही स्पीकर इन्होंने दोबारा बिरला जी को बना दिया। तो आप बताइए, देखिए सरकार जो माननीय, लग रहा था कि विपक्ष इतना मजबूत है, सरकार इस बार दबी दबी से काम करेगी और पीएम मोदी का लहजा भी चेंज हो गया है। अब सबकी सहमति की बात कर रहे हैं। पहले
कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे बीजेपी के नेता। देखिए, सरकार दबी दबी काम करेगी, ये बयान अपने आप में नकारात्मक बयान है। देखिए, सरकार अगर जनहित में फैसले करती है, खुल के करती है, तो ये दबा दबा कौन सी बात हुई। देखिए, विपक्ष जो है ना, कभी कभी जो जनहित के मुद्दे होते हैं ना, उसमें भी हंगामा खड़ा करता है। कितने ऐसे बिल मैं आपको बता दो दूं। मुद्दे बताइएगा जो विपक्ष बेकार का मुद्दा उठा के खड़ा किए। देखिए, विपक्ष को अगर ये लोग अगर ये देखिए, आप बीच में वो मामला जो भूमि अधिग्रहण का था, तमाम मामला था, किसानों के पक्ष का मामला था, इसमें जब ये बिल वो कर रहे थे ना, उस टाइम पे इन्होंने हो हल्ला हंगामा किया था। 370 का मुद्दा अगर ये तमाम लोगों को अगर वॉकआउट नहीं करते, अगर ये बाहर नहीं करते, तो वो खुद ही बिल नहीं पारित हो पाता, जो कि देशहित का मुद्दा ही है 370। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें ये लोग टांग अड़ाने का काम किए थे ये लोग। लेकिन सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो मजबूती है उनके, उसका जो है, इससे सरकार अपना काम कर ले रही है। वैसे ही ये 5 साल 2024 से 29 तक भी चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बोल रहे हैं कि ये सरकार 1 से 1.5 साल के भीतर अपना कार्यकाल पूरा करके फिर से चुनाव होगा देश। देखिए, अभी तो लोग हल्ला कर रहे थे कि मंत्रालय बंटवारे में ही सरकार झुकेगी, झुकी नहीं ना, नहीं झुकी। अब देखो, पहले तो ये बोल रहे थे, राहुल गांधी तो हल्ला कर रहे थे कि लिख के ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन मोदी जी ने जो है 9 जून को जो शपथ आखिर में लिया ही लिया। तो देखिए, ये तो ऐसे तीसरी बार वो भी देखिए, नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार अगर किसी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, ये विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय नेता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विपक्ष कितना भी हल्ला मचा ले, लेकिन जनता में इनकी लोकप्रियता आज भी मोदी जी की वही बनी हुई है। इमरजेंसी का जिक्र हुआ था अभी, जिसके बाद मोदी जी ने जवाब दिया था कि जो इमरजेंसी लगाया तो संविधान बचाने की बात ना करे। अभी पूरा विपक्ष संविधान का वो लेके घूम रहे हैं। क्या लगता है संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो जायज़ है? देखिए, पहली बात तो इनको अपने पुरखों से पूछना चाहिए, जो इनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। 25 जून 1975 को मैं बता दूं, अगर भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बोला जाए उसको, तो आप बोल सकते हैं। आज तो ये जो बोलते हैं ना, सरकार तानाशाही की सरकार है, ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना ये आज। लेकिन ये खुल के कुछ भी बोल देते हैं, जहां भी मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि जो बड़े बड़े मीडिया पैनल लोग थे, जो बड़े बड़े पत्रकार थे, लेखक थे, उनको यहाँ तक कि किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे। आप बताइए, लोगों को पता है, अपनी बात रखने के लिए, मैं बता दूं, देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों के जो मूल अधिकार थे सब निरस्त कर दिए गए थे। इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय, और भी इमरजेंसी किस लिए लगाई गई थी आप पता करिए, कोई देश के हित के लिए नहीं लगाई गई थी। ये चुनाव अपना प्रयागराज से हार गई थी इंदिरा गांधी जी। आपको अगर कोर्ट पे भरोसा होता तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती। हाई कोर्ट ने आपका निर्वाचन रद्द कर दिया, लेकिन आपको तो खुद सुप्रीम कोर्ट उस पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पे नहीं भरोसा, संविधान पे। तो आज राहुल गांधी उन्हीं के पोते हो गए। ये संविधान लेके घूम रहे हो। ये लोग खुद संविधान को ये लोग खुद खतरा पहुंचाते रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो है, इंदिरा गांधी ने कई बार पूरा संविधान ही बदल डाला इन्होंने। 42वां संविधान संशोधन आप देखिए, आज तक तो सबसे उसको लघु संविधान बोलते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसको लघु संविधान बोला जाता है, इन्होंने यहाँ तक कि उसमें सेकुलर शब्द डाल दिया। बताइए, सेकुलर, जबकि संविधान निर्माताओं ने सेकुलर शब्द नहीं डाला था, इन्होंने सेकुलर शब्द जबरदस्ती डाल दिया। देश को पता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शब्द डाला था। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया, विकास से इसका कोई मतलब नहीं रहा है। बीजेपी पर तो भी वो आरोप लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम में भी करते हैं, बांटते हैं लोगों को, यहीं पर तो चुनाव जीत गए। देखिए बीजेपी जो है, आज तक क्या हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम हुआ है। बीजेपी ने क्या किया, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत चीजें हैं, जिनको मुगलों द्वारा रौदा गया है, तोड़ा गया है, आज बीजेपी उनको संरक्षित कर रही है। गलत क्या कर रही है बताइए? जहाँ पे पहले राम मंदिर हुआ करता था, उसको मतलब वहाँ पे तोड़ के। दिक्कत क्या है इसमें? आप अपनी चीज को ले रहे हैं, तो फिर ये बाकी विपक्ष वाले या मुस्लिम धर्म को क्या दिक्कत? देखिए, मैं बता दूं, आप दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, वहाँ पे बीजेपी RSS नहीं है, लेकिन उन देशों में इतना अशांत स्थिति है, बम विस्फोट हो रहे हैं। देखो, मुझे तो लगता है हर मुस्लिम, ये पता है, इनकी एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि हर देश में गजवाए हिंद होना चाहिए। मैं बता दूं, इनका ये भारत को क्या ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? ये बीजेपी से क्यों नफरत करते हैं? विकास और रोजगार इनका मुद्दा नहीं है। ये इनके जो इनके नापाक इरादे हैं ना, ये फल फूल नहीं पाएंगे, इसलिए बीजेपी से नफरत करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने जहां पे इनके लिए सबसे ज्यादा विकास किया था ना, उस बूथ पे इनको एक वोट नहीं मिला है। तो इससे दिखाई पड़ता है ये। अब देखिए, आपने संसद में देखा होगा, जय भीम जय मीम, और सुनिए, इन्होंने जय फिलिस्तीन बोला। अब इनको जब भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जाता है, वंदे मातरम बोलने के लिए कहते हैं कि मेरे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। लेकिन जय पाकिस्तान बोलना हो, जय फिलिस्तीन बोलना हो, तो ये बोलते हैं, तब इनका इस्लाम खतरे में नहीं आता। देखिए, इनका एजेंडा वही है, मुस्लिम ब्रदरहुड का इनका होता है, देश से इनको मतलब नहीं होता।
होगा, जहाँ पे मुस्लिम हैं वो मेरे भाई हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हों, फिलिस्तीन के हों, लेकिन हिंदू मेरा भाई नहीं है। देखिए, इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये आपने 2024 के चुनाव में आपने खुद ये चीज़ देखा होगा। इनका अलग एजेंडा चलता रहता है। ये देश मजबूत हो, सशक्त हो। ये जो देशद्रोही ताकतें हैं ना, ये कभी नहीं चाहती है देश मजबूत हो, सशक्त हो। इनको तो कमजोर करके ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं इस देश की, इराक और सीरिया जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। किया था मोदी जी ने जब चुनाव चल रहा था तब, कि 100 दिनों में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, मतलब कड़े फैसले लिए जाएंगे जो 500 सालों तक याद रखा जाएगा। वैसा कौन सा फैसला लिया जाएगा अभी जो 500 सालों तक याद रखा जाएगा? जनता क्या समझती है इस बात? मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म के नाम पे, सुनिए, इस देश में समानता और उसके नाम पे इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये बोलती है पार्टी कि मैं सेकुलर पार्टी हूँ, लेकिन बता दें इन्होंने हिंदू वर्शिप एक्ट बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, लेकिन इस्लामिक मैरिज एक्ट कभी नहीं बना। और सुनिए, इन्होंने अलग से वक्फ बोर्ड बना दिया। ये कहते हैं ना इस देश में सबके लिए समान सरकार करेगी, लेकिन कोई आपको हिंदू संस्था बता दीजिए। इन्होंने आदर्श मदरसा बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, लेकिन कोई हिंदू संविधान ऐसा संस्थान नहीं बनाया जिसमें हिंदू पढ़ लिख सके, जो अपनी पुरानी विरासतों को संभाल सके। तो देखिए, कांग्रेस की नीति ही रही है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। मैं तो साफ कहता हूं, अगर कोई जिसको जानकारी ना हो अध्ययन कर ले इनकी नीतियों को। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया मैं बता दूं, रेलवे और सेना के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है ना तो वक्फ बोर्ड के पास। क्यों है? कोई हिंदू संगठन बताइए आप। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं ना, ये देश सेकुलर इसलिए कि हिंदू से शुरू हैं। अगर ये देश इस्लाम, इसमें 60% मुस्लिम होते ना तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता। ये देश सेकुलर इसलिए है कि हिंदू जो है शांति प्रिय है। पूरी दुनिया में माना जाता है कि हिंदू सत्य अहिंसा पे चलने वाले होते हैं। 80 करोड़ हैं आप लोग, फिर भी मोदी जी और अमित शाह बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। ये कैसे हो जाता है फिर? हिंदू खतरे में तब होता है जब इसकी, मैं बता दूं, जो इसकी पुरानी जो है पुरातत्व चीजें जो हैं, पुरानी चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें जब तोड़ी जाती हैं, जब इनके साथ भेदभाव किया, जब ये बताया जाता है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का, तब हिंदू खतरे में आता है। नहीं तो मुझे मुसलमान भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी हिंदू को नहीं प्रॉब्लम। आप देश में हैं, देशभक्ति करिए, देश के विकास में योगदान दीजिए, आप सब कुछ करिए, तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस देश में। मैं चाहता हूं कि कौन से कड़े फैसले लिए जाएंगे जो 500 सालों तक याद रखा जाएगा? क्या 293 सीटों के साथ बीजेपी वो फैसला ले पाएगी? आप बता सकते हैं सर, कौन से ऐसे फैसले ले सकते हैं? हमें उसमें देखिए, यूसीसी एक हो गया, समान नागरिक संहिता हो गई, वक्फ बोर्ड को खत्म करना दूसरा हो गया। देखिए, ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें जिनको अभी मैं खुद नहीं बताना चाहता हूँ। ये फैसले आने वाले में, देखिए, मैं तो ये जो रोहिंग्या यहाँ पे घूम रहे हैं ना, जो देश में ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, जो बाहरी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इलीगल रूप से रह रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार वही कर रहे हैं। इनको देश से बाहर किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ा प्लान है बीजेपी का, बहुत बड़े फैसले।